भारत का भूगोल। भारत का भूगोल का सामान्य परिचय। क्षेत्रफल। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। यह चतुष्फलकीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, चीन के बाद बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव है। जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के लगभग समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। संसार के 10 बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार। संसार के 10 बड़े क्षेत्रफल के अनुसार है। पहला, रूस। दूसरा है कनाडा, ये दिखा देते हैं। दूसरा है कनाडा। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों उत्तरी अमेरिका में हैं। चौथा देश है चाइना, ये एशिया में चाइना। पांचवा बड़ा देश है ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में। छठवां देश है ऑस्ट्रेलिया। सातवां देश है अपना भारत और 8वां देश है अर्जेंटीना। हम लोग के देश के बाद अर्जेंटीना का नंबर आता है। फिर 9वां देश है कजाकिस्तान और 10वां देश है अल्जीरिया। तो ये हुआ विश्व के 10 बड़े क्षेत्रफल के अनुसार देश। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैरकानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला, जो अक्साई चीन कहलाता है, 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु कूट का उपयोग कीजिए। यह विश्व का 5वां बड़ा देश है। दूसरा, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.54% भाग अधिकृत किए हुए है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग
भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो बताइए, यह भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? ये गलत है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.5% भाग अधिकृत, ये सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में है। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये सही है। 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन डी। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 सेकेंड से 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 सेकेंड उत्तरी तथा एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत है। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुआ है एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारत का 2 अतः कथन और 2 4 सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतवर्ष आकार में विश्व का, तो यही 7वां ऑप्शन सी, 7वां बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, या ऑप्शन डी 28% जनसंख्या है। तो भारत क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या निवास करता है, इसलिए ऑप्शन बी। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या वर्ष 2000 आंकड़ों के अनुसार 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है, अतः निकटतम सही उत्तर बी है। भारत में लगभग कितने गांव? भारत में लगभग 6,30,000, तो ऑप्शन बी 6,30,000 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है, अतः विकल्प डी सही है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तर, भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 60 सेकेंड पूर्व से 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्व, भारत में राज्यों की संख्या 26। तो ये तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी गलत है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसमें मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 सेकेंड पूर्व से 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 में भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश हैं दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। अक्षांशीय विस्तार भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की
पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यह है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा, ये पूर्वी देशांतर रेखा है, ये पश्चिमी देशांतर रेखा है। यदि अक्षांश रेखाओं को एक डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179, 89 + 89 + 1 होगी। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है को प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम को उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखा समांतर नहीं होती। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने वाले देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में भारत का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब आते हैं प्रश्न में। भारत का विस्तार है ऑप्शन ए, बी, सी। भारत का विस्तार इनमें से कोई नहीं है क्योंकि भारत का विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांशीय निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांशीय ऑप्शन ए राजस्थान से भी होकर गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा
राजस्थान से होकर गुजरती है। किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? वह है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागौर। तो वह है ऑप्शन बी, जैसलमेर। भारत एवं कर्क रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, वैसे याद रखना होता है। भारत एवं कर्क रेखा, पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये 1990 में उस समय बिहार झारखंड से अलग नहीं हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, झारखंड। कर्क रेखा पे पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अतः वर्तमान में ऊपर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं सही है, किंतु प्रश्न काल में झारखंड बिहार का ही भाग था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में उत्तर विकल्प ही सही होगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। गुजरात से जाती है, छत्तीसगढ़ से भी होकर जाती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश से जाती है। तीसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा एलिमिनेट करने पे मिलता है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें, 3 इसमें, तो ऑप्शन ए होगा इसका। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा से, मिजोरम से या इन सभी से? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से होकर गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 6, 8, 7 या 9? तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन बी। भारत का एक राज्य जिसमें कर्क रेखा गुजरती है, जम्मू कश्मीर, बी, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो ये ऑप्शन है झारखंड। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे निकटतम बिंदु पर स्थित है? ए, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन। तो इसका आंसर है जबलपुर, नहीं गांधीनगर, सॉरी। इसका आंसर है गांधीनगर कर्क रेखा के सबसे निकटतम बिंदु पर स्थित है। अगरतला है अक्षांश 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर, और गांधीनगर है 23 डिग्री 13 मिनट उत्तर। अंतर स्थिति दोनों का है, एक -20 मिनट, एक 15 प्लस 17 मिनट। जबलपुर है 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर प्लस 19 इसकी स्थिति है। उज्जैन 23 डिग्री 09 मिनट उत्तर। दूरी के अनुसार उपर्युक्त में
कर्क रेखा को सबसे कम अक्षांशीय अंतर गांधीनगर का है, अतः गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे निकट है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर या नागपुर? तो ये है कोलकाता सबसे निकट। दिल्ली 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट उत्तर में स्थित है। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर। जोधपुर 26 डिग्री से 27 डिग्री 37 मिनट उत्तर। नागपुर 21 डिग्री 09 मिनट उत्तर। कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री है, अतः ऊपरी में कर्क रेखा के सबसे निकट कोलकाता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 सेकंड दक्षिण या 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर? सो ऑप्शन सी या डी? तो इसका ऑप्शन है डी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश भारत को दो महत्वपूर्ण भागों में विभाजित करता है। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा? कर्क रेखा के उत्तर में ऑप्शन बी मणिपुर स्थित है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या दिल्ली? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में केंद्र कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्पों में सबसे उत्तर है, अतः दिन की अवधि अधिकतम होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? तो ये होगा ऑप्शन ए, जबलपुर। तेईस डिग्री 11 सेकंड उत्तर। उपयुक्त शहरों की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट का स्थल जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश एवं कर्क रेखा मध्य अक्षांशीय अंतर सबसे कम है। मानक समय भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा तथा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत यामोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट से देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत को बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर देशांतर को भारत का
मानक यामोत्तर चुना गया है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री पर देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी के बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए इन सभी को महान वृत्त, ग्रेट सर्किल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक सभी देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे मतलब 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 डिग्री है। अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, 1440 से 360। ध्यान रखने वाली बात है कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 सेकंड का अंतर होता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है पृथ्वी। 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे रहता है। मतलब अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश के तरफ जाएंगे तो जीएमटी से आगे है, वहाँ समय भी आगे रहेगा। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यह ग्रीनविच उत्तर से 12 घंटे आगे रहती है। इस प्रकार 0 से 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात 3 रात समय का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। प्रश्न कोश। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है सुबह का 6 बजता है। तो इसका आंसर है बी 172 डिग्री 30 डिग्री पूर्व। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच 15 डिग्री इंटू 6 90 मिनट का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री यामोत्तर है, अतः स्थान 90 प्लस 82.5 172 सही 1/2 डिग्री पूर्व में होगा। 1 घंटे में 15 डिग्री तो 6 घंटे में 90 डिग्री का अंतर होगा।
गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? ये लगभग 2 घंटा का होता है। गुजरात का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल के पूर्वी छोर के मध्य देशांतर अंतर 97 डिग्री 30 मिनट से 68 डिग्री 4 मिनट यानी 29 डिग्री 26 मिनट है। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 29 डिग्री 26 मिनट इंटू 4 बराबर लगभग 118 मिनट, अर्थात लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। दूसरा, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के बीच है। बेंगलुरु की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। कौन सा सही है? तो ये कथन 2 और 3 सही हैं। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है और बेंगलोर की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। जबलपुर की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति इस प्रकार है। 23.5 डिग्री 11 नॉर्थ से 79.95 डिग्री ईस्ट है। बेंगलुरु का 12.97 डिग्री नॉर्थ से 77.5 डिग्री ईस्ट। चेन्नई 13.0 डिग्री नॉर्थ से 80.7 डिग्री ई। स्पष्टीकरण: जबलपुर की देशांतर रेखा 79.95 ईस्ट और इंदौर 76 डिग्री ईस्ट व भोपाल 77.4 डिग्री ईस्ट के बीच नहीं है, अतः कथन एक गलत है। औरंगाबाद का अक्षांश 90 डिग्री 53 मिनट 47 सेकेंड नॉर्थ से बड़ोदरा 22 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ व पुणे 18 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ के अक्षांशों के बीच स्थित है, अतः कथन 2 सही है। बेंगलुरु का अक्षांश 12.97 डिग्री है तथा चेन्नई की अक्षांशीय स्थिति 13.04 डिग्री नॉर्थ है, तब बेंगलुरु चेन्नई की अपेक्षा अधिक दक्षिणावर्ती नगर है, अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार कथन 2 असही है जबकि कथन 1 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय ISI देशांतर के निकटतम है? तो वह है रीवा। मानक समय की निकटता के संबंध में दिए गए नगरों की स्थिति: रीवा 81.19 डिग्री पूर्व देशांतर। सागर ये जगह है 78.50 डिग्री पूर्वी देशांतर। उज्जैन 75.43 डिग्री पूर्वी देशांतर। होशंगाबाद 77.45 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय के निकटतम रीवा है। यदि मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो इसका ऑप्शन होगा बी 10.38 डिग्री पूर्वाह्न। वो कैसे? 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलोंग मेघालय की राजधानी भारत के मानक समय के बीच 92 डिग्री से 82 डिग्री 1/2 डिग्री मतलब 9
सही 1/2 डिग्री देशांतर का अंतर है। चूँकि एक देशांतर पर 4 मिनट का समय लगता है, इनके बीच 9.5 × 4 38 मिनट का अंतर होगा। चूँकि भारतीय मानक समय पे पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, इसलिए शिलांग में पूर्वाह्न का 10:38 का समय होगा। तब विकल्प बी सही है। जितना पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे, समय भी बढ़ते जाएगा मानक समय से। यदि मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न और 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ये देखते हैं, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मानक समय के बीच देशांतरीय अंतर 37 डिग्री 30 मिनट का है। इतना अंतर है। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 37 डिग्री 30 मिनट × 4 150 मिनट, अर्थात 2 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा। चूँकि भारतीय मानक समय पर मध्याह्न 12 बजे हैं, इसलिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उसमें जुड़ जाएगा 12 + 2.5 घंटे, मतलब 2:30 का समय होगा। अतः विकल्प बी सही है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह नहीं गुजरती है। चूँकि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये प्रयागराज, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। भारतीय मानक की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो यह लिया जाता है इलाहाबाद। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है लगभग 5.5 घंटे का प्लस, क्योंकि पूर्वी देशांतर में हम लोग का देश स्थित है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय GMT में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। तब विकल्प बी सही है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? मतलब ये पश्चिम में है तो थोड़ा पीछे होगा, और 5:30 बजे प्रातः अरुणाचल प्रदेश के तीरप में है तो 2 घंटे का समय होता है तो ये लगभग प्रातः 7 बजे होंगे। अरुणाचल प्रदेश के तीरप 95 डिग्री 31 मिनट और गुजरात के कांडला 70 डिग्री 1 मिनट में सूर्योदय के समय में देशांतरीय स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे प्रातः होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है? तो वह नगर है बेंगलुरु। दिल्ली का देशांतरीय
विस्तार 76 डिग्री 50 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 22 मिनट पूर्व के मध्य है। यह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा, जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली से कम होगा। प्रश्न में दिए गए शहरों का देशांतरीय विस्तार इस प्रकार है। बेंगलुरु 77 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्व। हैदराबाद है 78 डिग्री 23 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 68 मिनट पूर्व। नागपुर 78 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 79 डिग्री 40 मिनट पूर्व। पुणे 73 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 75 डिग्री 10 मिनट पूर्व। दिए गए विकल्प में बेंगलुरु दिल्ली के सर्वाधिक समीप देशांतर पर स्थित होगा, क्योंकि दिल्ली और बेंगलुरु के मध्य देशांतरीय अंतर सबसे कम है, तब विकल्प ए सही है। दूरस्थ बिंदु के बारे में 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु साउथ मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप एवं भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु नॉर्थर मोस्ट पॉइंट सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल लद्दाख है। देखिए भारत के दूरस्थ बिंदु, ये सियाचिन ग्लेशियर के निकट उत्तरी इंदिरा कोल सियाचिन लद्दाख में है। पूर्वी किबिथू नाम से अरुणाचल प्रदेश एकदम पूर्वी छोर पे स्थित है। पश्चिमी छोर पे गुहार मोता गुजरात में है, पश्चिमी छोर। और दक्षिणी सुदूर बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित है। और भारत की स्थलीय केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ देते कन्याकुमारी तमिलनाडु मुख्य भूमि पर स्थित है। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात, सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथू अरुणाचल प्रदेश। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कोमोरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। क्वेश्चन, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु साउथर मोस्ट पॉइंट है, वो है इंदिरा पॉइंट पर। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप अर्थात बड़ा निकोबार द्वीप में है, अतः विकल्प सी उत्तर सही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है ग्रेट निकोबार में। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो वह करता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात को, ऑप्शन डी। थैंक यू। भारत के राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, पश्चिम का बिंदु गुजरात में है। 68 डिग्री 7 मिनट
पूर्व में क्योंकि हमारा जो देश है वो पूर्वी अक्षांश में है। भारत के मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु 23.713 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या बेंगलुरु? सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है लखनऊ। भारतीय नगरों की अवस्थिति उनके देशांतरीय विस्तार से स्पष्ट की जा सकती है, जिनका विवरण इस प्रकार है। हैदराबाद 78 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर, भोपाल 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, लखनऊ 81 डिग्री पूर्वी देशांतर व बेंगलुरु 77 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर। उपर्युक्त सभी नगर पूर्वी देशांतरों के मध्य अवस्थित है, अतः जिस नगर देशांतरीय मान सबसे अधिक है वहीं सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित होगा। देशांतरीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित नगर लखनऊ है, क्योंकि यह 81 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तीनों मिलते हैं कन्याकुमारी में। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार है और देश का सबसे दक्षिणी छोर है। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। सीमावर्ती देश। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य 6 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है। भारत की भूसीमा 15,106.7 किलोमीटर और द्वीपों सहित तटरेखा 7516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है। बांग्लादेश में के साथ सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर। सीमा से संबंध भारतीय राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम मिलते हैं। चीन से सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। इससे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर है, जो तीसरी सबसे बड़ी सीमा की लंबाई है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार के साथ
1643 किलोमीटर। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सीमा साझा करते हैं। भूटान 699 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश है। अफगानिस्तान 106 लद्दाख में, कुल 15,106.7 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। एक से अधिक देशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। अफगानिस्तान और चीन तीनों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड चीन और नेपाल के साथ। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान 3 देश के सीमाओं के साथ। सिक्किम नेपाल के साथ, चीन के साथ और भूटान के साथ। असम बांग्लादेश और भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश चीन और म्यांमार के साथ। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। नक्शे में हम देख सकते हैं भारत के नेपाल, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। और बांग्लादेश की सीमा भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बांग्लादेश के साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोरमीटर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। पाक जल डमरू मध्य का इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर वर्ष 1755-63 में रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखला अराकान, योमा, नागा, पटकोई स्थलीय सीमा बनाती है। ये भारत को इरावदी नदियों द्वारा म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य भारत उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। प्रश्न कोश निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम
भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ। पश्चिम बंगाल नेपाल तथा भूटान की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम यहाँ पे है, अतः ये तीनों कथन सही है। मानचित्र से स्पष्ट है कि उपयुक्त तीनों ही कथन सत्य है। बांग्लादेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। भूटान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगा हुआ है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय से मिलती है। देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय से मिलती है। त्रिपुरा से मिलती है। मणिपुर इधर है, ये नहीं मिलती है। मिजोरम मिलती है। ये ऑप्शन सी गलत सही है और बाकी तीनों से गलत है, क्योंकि तीनों से मिलती है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाली भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। नागालैंड से नहीं मिलता है। नागालैंड इसमें भी है, सबको एलिमिनेट कर दे। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा। भारत की ओर से बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान राष्ट्र के साथ मेघालय की सीमा नहीं मिलती है। सिक्किम की मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की मिलती है, पश्चिम बंगाल की। भूटान की सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम 267 किलोमीटर राज्य को स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर एवं सिक्किम 32 किलोमीटर राज्य को स्पर्श करती है। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीगत है, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं: सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा, जल नदी का बंटवारा। पाकिस्तान भारत के बीच ये समझौता हुआ था 1998 में, सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया। इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित ए, बी और सी क्षेत्रों में सुमेलित कीजिए तथा नीचे देख कर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 सही है। इसमें ए का 2,
ये ए है, ये ए है, इसका 2 है। सीमा विवाद का निपटारा इससे संबंधित है। बी का 1 सैन्य दलों का वियोजन, इस क्षेत्र में सैन्य दलों के वियोजन से संबंधित है। और सी यहाँ नदी जल का बंटवारा सिंधु नदी का। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया कंपोजाइट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सर क्रीक की समुद्र जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं बूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ए सर क्रीक क्षेत्र को, बी नियंत्रण रेखा को तथा सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है अधिकतम। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर की सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनका सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? नागालैंड से मिलती है, मिजोरम से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से नहीं साझा करती है। असम राज्य की सीमा महाराष्ट्र में उभयनिष्ठ नहीं है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात इसको रखते हैं। पंजाब, हरियाणा यहाँ नहीं बनाता है। डी हिमाचल प्रदेश नहीं नोमिनेट करते हैं। ऑप्शन बी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान तथा गुजरात सीमा बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाता है। नेपाल के पड़ोसी राज्यों का एक उपनाम है। नेपाल के पड़ोसी राज्य सिक्किम, भूटान नहीं है। सिक्किम, बिहार, भूटान क्योंकि देश है। सिक्किम, बिहार ये सही है। असम, बिहार ये नहीं साझा करते। उत्तर प्रदेश, हरियाणा नहीं। नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार राज्य बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वही सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता है, मेघालय, मिजोरम बनाता है। नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। नागालैंड की सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी सर रेड क्लिफ रेखा द्वारा। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया था। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डूरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन सीमा रेखा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में
ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंट द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है, तो यह उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का या पूर्ववर्ती सीमा का। तो अध्यारोपित सीमा का भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान सीमा रेखा है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? डुरंट रेखा या मैकमोहन रेखा या रेडक्लिफ रेखा या कोई नहीं? मैकमोहन रेखा करती है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ये होता है स्वेज नहर या पाकजल डमरू मध्य या खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी। तो भारत श्रीलंका से पाकजल डमरू मध्य के से अलग होता है। पाकजल डमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका अलग होते हैं। धन्यवाद। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो यह मिलती है सिक्किम से। सिक्किम से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। भारत के मानचित्र अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा। ये त्रिपुरा राज्य की तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जो बांग्लादेश की से लगती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो ऐसे देख लेंगे, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, उसके बाद चीन से, फिर पाकिस्तान से, तब नेपाल से। बढ़ते हुए क्रम में तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई निम्नानुसार है। बांग्लादेश का है 4096.7 किलोमीटर। चीन का है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर। नेपाल की 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार का है 1643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान 699 किलोमीटर और सबसे कम अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। कुल 15,106.7 किलोमीटर सीमा लगती है भारत की इतने देशों के साथ। अतः आरोही क्रम है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, फिर चीन और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। भारत का भौतिक विभाजन। भारत के प्राकृतिक प्रदेश। पूरा चुंबकत्व पैलियोमैग्नेटिज्म की अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों और अवसादों के निर्माण के संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की वह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में
सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। मध्यवर्तीय मध्यजीवी कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व में संवहनीय धाराओं तथा गोंडवाना लैंड के अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों भारतीय तथा यूरेशियन के बीच स्थित टेथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूरी श्रृंखला पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण यह बृहद द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया है। इस प्रकार जलीय निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली क्रम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई है, आउटलायर। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण पृथ्वी के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत के शैल स्तरक्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख उपभौतिक भू-आर्कटिक प्रदेशों में बांटा गया है। 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू-आर्कटिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत के भू-आर्कटिक प्रदेश उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और सिंधु गंगा का मैदान, पूर्वोत्तर हिमालय मरुस्थल क्षेत्र, मध्य उच्च भूमि ये मध्य भारत, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वी तटीय मैदान ये पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान ये वाले क्षेत्र। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी माला उत्तर पर्वत भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल जो राजस्थान के तरफ है, प्रायद्वीपीय पठार ये दक्षिण भारत की और तटीय मैदान और द्वीप समूह। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है, ये उत्तर की ओर सरका है यूरेशियन प्लेट से टकराकर।
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यजीवी कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था, जिसे कहते हैं उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। ये तट और ये द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का। और भारत को 6 उपभौतिक भू आर्कटिक प्रदेशों एनसीईआरटी के अनुसार इसमें बांटा गया है। 6 उपभौतिक भू आर्कटिक प्रदेशों में। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। ये सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। ये बात सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से तीनों सही हैं। ऑप्शन डी। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतने सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पर्वतों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मृद मैदान का निर्माण करती हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर भी मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ये सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिमति से हुई। ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय विसरण के फलस्वरूप हुई है। तो हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट और चीनी प्लेट, ये कोई चीनी प्लेट ऐसा नहीं है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो ये चीनी प्लेट की वजह से गड़बड़ है और यहाँ यूरेशियन प्लेट होना चाहिए। अतः 1, 2 और 3 नहीं, 1, 2 और 3 कथन ही सही है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई आउटलायर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। अतः कथन 1 सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिमति से हुई है। अतः कथन 2 सही है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगत फोर्डी पैदा हो गया। यह अग्रगत एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा
निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ था। कथन 3 सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। हिमालय प्लेट चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, अतः कथन 4 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बी, हिमालय विश्व में सबसे नवीन फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये ऑप्शन गलत है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ये गलत है। जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है पश्चिमी समुद्र तट का, तो ऑप्शन सी। बाकी भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि समुद्र के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। तो जो यहाँ कथन है भारत के समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा, ये गलत है। इसका निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहीं की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, अतः स्पष्ट है कि कथन विकल्प सी असत्य है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दक्कन ट्रैप ये क्रिस्टेशियस युग में हुआ है और वो भी क्रिस्टेशियस आदि नूतन सेनोजोइक काल जिसे कहते हैं, क्रिस्टेशियस आदि नूतन। पश्चिमी घाट का निर्माण उत्तर नूतन में हुआ है, अरावली सेनोजोइक के बाद का पीरियड। अरावली का प्री कैम्ब्रियन काल में। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन, अतः ए का 3, बी का 1 पश्चिमी घाट उत्तर नूतन अरावली, सी का 2 प्री कैम्ब्रियन अरावली प्री कैम्ब्रियन और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन, डी का 5। तो ऑप्शन बी सही है। उपरोक्त का विवरण इस प्रकार है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिस्टेशियस काल के अंतिम चरण में। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक उत्तर नूतन काल में। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में, यह सही है। केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है मीठे पानी के लिए। यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र या एक प्रवाल द्वीप के लिए या भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र जहाँ कृषि की जाती है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तट से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल के धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र? मरुस्थल सिंधु क्षेत्र है जो राजस्थान के एरिया में आता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। तो मुंगेर है धारवाड़ भूस्तरीय रचना, जमुई भी है, नवादा भी है, रोहतास नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंगेर, नवादा और जमुई जिले शामिल हैं। वही रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। रोहतास है दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की भूस्तरीय रचनाएं पाई जाती हैं। बिहार में विंध्य भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है। कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। भारत की उत्तर सीमा पर स्थित हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीनवलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की औसत ऊंचाई लगभग 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर व अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ट्रांस हिमालय, हिमालय का क्षेत्र, तिब्बत का क्षेत्र, बृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, उप हिमालय या बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय उसको कहते हैं। हिमालय का उपरोक्त अनुदैर्ध्य का विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्शियरी काल तक ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ था। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय, महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलिगोसिन युग में हुआ है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग में तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे पर्वत शिखर हैं। ये जो यहाँ पे दिखाया जाता है लद्दाख, ये उत्तर से इधर पूर्व तक ये हुआ। इसमें औसत 600 मीटर की ऊंचाई वाले पाए जाते हैं। पहले आता है कराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल, शिवालिक श्रेणी सबसे लास्ट में। यहाँ कंचनजंगा है सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे। अन्नपूर्णम नेपाल में मध्य नेपाल में पाया जाता है। बाकी यहाँ मानसरोवर झील इस हिमालय क्षेत्र में है। इस पे और फिर महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा
तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। अगला नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, एसिमेट्रिक है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। जो महान हिमालय के दक्षिण में है, बाद में उसे लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा 60 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। जो पीर पंजाल श्रृंखला होती है वह मध्य हिमालय में पाई जाती है, जो मध्य हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला है पीर पंजाल श्रेणी। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा तथा कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी, कश्मीर की घाटी और कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमाचल लघु या शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं: देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपथ फुट हिल्स क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। सिंधु से और तीस्ता के मध्य समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित है। ध्यान रखिएगा, जो देहरादून जो सिंधु से तीस्ता नदी के बीच में समतल मैदान है, उन्हें भाबर कहा जाता है। कंकड़ और बजरी की संरचना इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, जिसे तराई कहते हैं। जो भाबर के निचला एरिया है, जो दक्षिण में है, उन्हें तराई कहते हैं। मध्य हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय उत्तर है, तिब्बत वाले क्षेत्र में कश्मीर के ऊपर। पामीर की गांठ तिब्बत ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का भाग है। ध्यान रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिंदू धर्म का जो पवित्र कैलाश पर्वत है वह ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय की पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर बनी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए
समतल एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर या हिमाचल नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो सतलज और काली नदी हैं जो नेपाल के बॉर्डर के पास हैं वहाँ तक के हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और फिर जो काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल के हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी सिक्किम में पड़ती है। और तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड़ग के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं तथा घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। हिमालय के अनुदैर्ध्य उत्क्रम। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम थ्रस्ट एवं भ्रंश दरार फॉल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन थ्रस्ट फॉल मिलता है। मेन थ्रस्ट फॉल मेन फ्रंटल थ्रस्ट एवं एमबीपीएफ मेन बाउंड्री फॉल्ट के उप हिमालय का विस्तार है। एमबीटी एवं एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसे ऊपर बृहद हिमालय जिसे सीसीजेड सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है का विस्तार है। एमसीटी के ऊपर एचसी हाइयर हिमालयन क्रिस्टलाइन स्थित है। तिब्बत हिमालय एचएचसी एवं एसटीडीएस साउथ तिब्बतियन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिचर क्षेत्र, इंडस सांगपो स्टेचर जोन अवस्थित है। आईटीएसजेड के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति तथा हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। सिंगपो सांगपो सिचर क्षेत्र, इंडस सांगपो सेचर जोन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ये कथन ए सही है और बी आर भी सही है, परंतु ये आर की सही व्याख्या नहीं करता है क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों से स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः यह कथन एवं कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ये दोनों कथन सही है और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए कथन
ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी का कारण यहाँ से उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। इसीलिए हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई, जिसमें वह प्राचीनतम श्रेणी है, बृहत हिमालय श्रेणी। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी, प्राचीनतम श्रेणी है। उपयुक्त विकल्पों के अनुसार बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी ओलिगोसीन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी मध्य मायोसीन 14 मिलियन वर्ष पूर्व है तथा शिवालिक सबसे नवीनतम प्लायोसीन युग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व है। बृहद, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। जो बृहद हिमालय है उसका ओलिगोयूसीन युग में हुआ है और लघु हिमालय मायोसीन युग में 14 मिलियन वर्ष पूर्व और शिवालिक 5 से 7 मिलियन वर्ष, जो नवीनतम सबसे श्रेणी है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपत्र क्षेत्र में पश्चिम से सिंधु में, पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावट से निर्मित हुआ है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। हिमालय का सबसे पदीय प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक हिमालय का सबसे पदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियाँ हैं। हिमालय के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिण ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय की हिस्सा है। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ सेनोज़ोइक युग में, जो सबसे नवीनतम है। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व या प्लायोसीन अर्थात सेनोज़ोइक युग में हुआ। सेनोज़ोइक युग को प्लायोसीन युग भी कहते हैं। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई एवरेज सबसे कम होती है 750 से 1100 मीटर के मध्य, लेकिन इसमें थोड़ा अभी मतभेद है। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता भी पाई जाती है। शिवालिक शैल, इसलिए इसमें से कोई उत्तर नहीं मिला है। 900 से 1100 मीटर के मध्य माना जाता है शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। भाबर क्षेत्र गिरिपथ की स्थिति का उदाहरण है। भाबर क्षेत्र गिरिपथ की। भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बाजरी के जमाव से हुआ है। हिमालय पर्वतश्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ये उत्तर प्रदेश राज्य की हिस्सा नहीं है। बाकी उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। भारत के प्रमुख हिमालयी
राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित है: जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का विस्तार मैदानी क्षेत्र में है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो निम्नलिखित में से देखेंगे: गहरे गड्ढे या यूं घुमा वाले नदी मार्ग, या समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, या चौथा भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो ये चारों सही हैं। जब हम हिमालय की यात्रा करेंगे तो गहरे ढाल, यूं घुमा वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपर्युक्त सभी हिमालय के नवीनवलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं: गहरे गड्ढे, यूं घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोड़दार पर्वतों में ये भू-आकृतिक लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। नीचे दिए गए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र को जांच करिए। ये 1, 2, 3, 4 ये कौन सी श्रेणियाँ है? इनकी श्रेणियाँ कौन सी है? तो सबसे ऊपर आती हैं लद्दाख श्रेणी, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद काराकोरम और फिर जास्कर। पहला है लद्दाख, फिर दूसरा है, ये पहला है लद्दाख, ये है पीर पंजाल, ये है लद्दाख पर्वत श्रेणी, उसके बाद पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, उसके बाद तीसरा काराकोरम है, काराकोरम तीसरा, और चौथा है जास्कर श्रेणी। ये ऐसे में ये जब पूछेगा पश्चिम से पूर्व की ओर, नहीं, जब ये पूछेगा पूर्व से पश्चिम की ओर। पहला है लद्दाख श्रेणी, फिर दूसरा जास्कर श्रेणी, तीसरा काराकोरम श्रेणी, पहला था लद्दाख श्रेणी, पीर पंजाल, काराकोरम और जास्कर। जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व को दिए गए उपयुक्त मानचित्र को 1-2 से अंकित पर्वत श्रेणियाँ इस प्रकार है: काराकोरम श्रेणी, और जब पूर्व से पश्चिम की ओर तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी एवं पीर पंजाल। सॉरी फ्रेंड्स, इसे मैं भी फिर से बताता हूँ। ये पहला है काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर तीसरा जास्कर श्रेणी और चौथा पीर पंजाल श्रेणी। ऑप्शन सी काराकोरम, फिर दूसरा लद्दाख, जास्कर और तीसरा हो चौथा लास्ट में पीर पंजाल। जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व को दिए गए उपयुक्त मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 से अंकित पर्वत श्रेणियाँ इस प्रकार है: काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय
ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में है। नहीं, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय है। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? दक्षिण से उत्तर की ओर तो सबसे पहले शिवालिक है, फिर लघु हिमालय है, फिर महान हिमालय। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है। इसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु एवं मध्य हिमालय एवं महान हिमालय है। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन वलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान शिवालिक पर्वत श्रेणी प्लायोसीन युग में उत्पत्ति हुई है, सेनोजोइक युग भी जिसे कहा जाता है, और इसकी एवरेज ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के होती है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो यह है गोंडवाना। भारत में चट्टान प्रणाली गोंडवाना सबसे नवीनतम है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ। यह शिला अत्यधिक धात्विक है, जिसमें सोना, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्य क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यह सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। उसका सही आंसर है गोंडवाना। चट्टान प्रणाली गोंडवाना सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। पहला जास्कर पर्वत श्रृंखला, दूसरा धौलाधार पर्वत श्रृंखला, तीसरा लद्दाख पर्वत श्रृंखला या काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर सबसे पहले है धौलाधार पर्वत श्रृंखला, दूसरा है जास्कर पर्वत श्रृंखला, तीसरा है लद्दाख पर्वत श्रृंखला और सबसे ऊपर है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। और उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला, फिर लद्दाख पर्वत श्रृंखला, आज जास्कर श्रृंखला, फिर धौलाधार पर्वत श्रृंखला। लेकिन इसमें पूछा है दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधार, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि धौलाधार पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा पीर पंजाल श्रेणी। उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियाँ हैं पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ये उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे तो ये
पाई जाएंगी। पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद जास्कर श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख तथा काराकोरम है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही उत्तर है। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखलों का सही क्रम है? कंचनजंगा, उसके बाद एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, धौलागिरी। पूर्व से पश्चिम की ओर ये श्रेणियाँ पाई जाती है। कंचनजंगा सिक्किम में, और उसके बाद एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। उपयुक्त शिखरों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम इस प्रकार है: कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, ये कम होता है। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावरण की वह सीमा है जहाँ पर वृक्ष उग जाने में सक्षम होते हैं। पूर्व हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका मान घटकर 3300 से 3600 मीटर ही रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों में वनस्पति आता है: तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना और तेज हवा। 1, 2 और 3। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आता जाता है, साथ ही जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। इस परिवर्तन के कारण ऊंचाई, तापमान में गिरावट, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी का उपजाऊ होना, वायुमंडलीय दबाव कम होना तथा हवा का हल्का होना शामिल है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ भू क्षेत्र का कम होना, जलवायु में परिवर्तन तथा अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर दक्षिणी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में विलोपित दर्शाया था, अर्थात इस प्रश्न को छोड़कर मूल्यांकन किया गया। इसका ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है, चौथा सही नहीं है। पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों में वनस्पति में परिवर्तन आता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, बाकी अगले पार्ट में पढ़ेंगे।